Hello everyone, welcome everyone in my YouTube channel. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर हाँ एक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मैं आप लोगों को मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बारे में बताऊंगी। मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता क्या है, कॉजेस इसके क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगी। फिर इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये टोटल इन्फॉर्मेशन आज हमारे वीडियो में आप लोग को मिलेगा। और इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, बीच में देखकर बिल्कुल ना छोड़ें। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का शॉर्ट में हम लोग MI भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो है हार्ट अटैक भी है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन का दूसरा नाम, अनदर नेम क्या है, हार्ट अटैक। इट इज ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक। ये MI occurs when the flow of blood to the heart is blocked. The interruption blood flow can damage or destroy part of the heart muscles. सपोज स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा हार्ट से इसमें प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है, और हम लोग जानते हैं कि हार्ट किसके लिए वर्क करता है, पंपिंग ब्लड को पंप करने में वर्क करता है। और अगर यहाँ इसको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिलेगा, ब्लड इंटरप्ट हो रहा है, तो ये हार्ट के जो मसल्स हैं वो क्या होगा, हार्ट मसल्स नेक्रोसिस वहाँ स्टार्ट होगा, वो डैमेज होने लगेगा। ये सिर्फ हार्ट की ही बात नहीं है। सपोज कोई भी चीज़ है, अगर प्लांट ही है, प्लांट को अगर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो क्या होने लगता है, डेड कर जाता है, नेक्रोसिस होता है, उसके धीरे धीरे उसका जो है वो एंड होने लगता है। तो ठीक इसी तरीके से अगर हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा, इंटरप्शन हो जा रहा है किसी भी वजह से, तो वहाँ पर क्या होगा, डैमेज होगा, डिस्ट्रॉय होगा हार्ट का पार्ट। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, डेथ ऑफ ए सेगमेंट ऑफ हार्ट मसल्स, हार्ट मसल्स का सेगमेंट डेथ हो जाना, विच फॉलो इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई, दैट इज टर्म एज मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इन अदर वर्ड, सिंपल शब्दों में हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन को डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन मायोकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी ब्रांच इज इंटरप्टेड और स्टॉप्ड, then O2 supply also stopped in any area in heart. After absence of O2, necrosis happens there. It is called myocardial infarction or myocardial death. इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मायोकार्डियल इंफार्क्शन और मायोकार्डियल डेथ। ये कंडीशन कब क्रिएट होता है, जब कोरोनरी आर्टरी के ब्रांच में ब्लड का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। सपोज कि अगर ये कोरोनरी आर्टरी है और हार्ट को ब्लड जो है सप्लाई कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी, यहाँ किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम की वजह से इंटरप्शन हो जा रहा है, रुक जा रहा है, इधर से अब ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो इधर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इस वजह से आगे का जो है मसल्स, हार्ट मसल्स, उसमें ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, हार्ट के मसल्स का पार्ट डैमेज होगा। और मैंने मायोकार्डियल लेयर की बात की थी, तो मायोकार्डियल लेयर हार्ट का 3 लेयर है। तो मायोकार्डियल लेयर है वो कौन सा लेयर है, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में ही ब्लड का सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो रहा, और अगर ब्लड का सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो क्या स्टार्ट होगा, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कंपल्सरी है कि स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि सेगमेंट ऑफ हार्ट मसल्स डेथ होगा। यही मायोकार्डियल इंफार्क्शन का कंडीशन क्रिएट कर देगा, और इसको हम लोग सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, डेथ ऑफ सेगमेंट ऑफ हार्ट मसल्स विच फॉलो इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई कॉल्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एनी डाउट? ओके, वेरी गुड। अब हम आगे कॉजेस की ओर जाते हैं। ये जो है ऑब्स्ट्रक्शन हुआ क्यों, ब्लड सप्लाई का इंटरप्शन क्यों हो रहा है, जिससे कि हार्ट मसल्स में वो ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। अब हम इसका रीज़न बताएंगे, कॉजेस, व्हाट आर द मेन रीज़न बिहाइंड इट। फर्स्ट, एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस।
कॉजेस में फर्स्ट है एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। 90% केसेस एमआई में जो है सीवियर कोरोनरी हार्ट डिजीज की वजह से होता है, 90% केसेस। और थ्रोम्बोसिस क्या है, यहाँ थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर सपोज कि ये कोरोनरी आर्टरी है और इसमें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया है तो यहाँ क्या होगा, ब्लॉकेज होगा, इंटरप्शन होगा, जिससे कि है ब्लड सप्लाई हार्ट मसल्स को प्रॉपर वे में नहीं मिल पाएगा। जब हार्ट मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो वहाँ क्या होगा, नेक्रोसिस स्टार्ट होगा। तो ये कंडीशन मायोकार्डियम का, फिर से यहाँ मायोकार्डियल इंफाक्शन का क्रिएट हो सकता है। सेकेंड इसका रीज़न है आर्टियोस्क्लेरोसिस। सेकेंड क्या है, आर्टियोस्क्लेरोसिस, जिसमें आर्टियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आर्टरी का हार्डनिंग हो जाता है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। इसके बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं, अदर फैक्टर भी है जो कि मायोकार्डियल इंफाक्शन को क्रिएट करता है। अदर में जैसे सीए एम्बोलिज्म, इट मीन्स कि कोरोनरी आर्टरी, हार्ट को ब्लड कौन सा आर्टरी सप्लाई कर रहा है, कोरोनरी आर्टरी, तो इसमें एम्बोली का फॉर्मेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से भी हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जो है नहीं मिल पा रहा है। सेकेंड रीज़न है हाइपोक्सिया, स्मोकिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज। इस तरीके से बहुत सारे रीज़न हैं जो मायोकार्डियल इंफाक्शन को क्रिएट करता है। अगर मायोकार्डियल इंफाक्शन के कुछ नेचर दिख रहे हैं तो हम कैसे पहचानेंगे कि उस पेशेंट को जो है मायोकार्डियल इंफाक्शन का ही साइन एंड सिम्टम्स नज़र आ रहा है। तो हम एक इसका ट्रिक बताते हैं, पल्स एक वर्ड है जिसको साइन एंड सिम्टम्स में हमने एक मेमोरी करने के लिए, आप लोग को याद करने में ये बहुत ईजी होगा। साइन सिम्टम्स कैसे, पल्स, तो पल्स पी इंडिकेट परसिस्टेंट चेस्ट पेन, उस पेशेंट को चेस्ट पेन होगा। स्टोमक अपसेट, इट मीन्स कि इनडाइजेशन नज़र आएगा, उसको खाना भूख ये सब नहीं लगेगा, एनोरेक्सिया क्रिएट होगा। लाइट हेडेक, हल्की सर दर्द रहेगा। SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ये भी प्रॉब्लम उसमें देखने को मिलेगा। एक्सेसिव स्वेटिंग, उस पेशेंट को कंटिन्यू स्वेटिंग होगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा। अदर में अगर देखते हैं पाल्पिटेशन हो सकता है, नॉजिया, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन होगा, डाइफोरेसिस होगा। अब स्टूडेंट आप में से कोई बताएंगे कि डाइफोरेसिस मीन्स होता क्या है? वेरी गुड, डाइफोरेसिस मीन्स एक्सेसिव स्वेटिंग। तो हमने देखा कि साइन सिम्टम्स क्या है, शॉर्ट में मैंने की पॉइंट ली, पल्स से इंडिकेट करता है P फॉर परसिस्टेंट चेस्ट पेन, U अपसेट स्टोमक, L लाइट हेडनेस, SOB एक्सेसिव स्वेटिंग। अदर फैक्टर में डाइफोरेसिस, हाइपरटेंशन, नॉजिया, वॉमिटिंग, पाल्पिटेशन, ये सारे साइन सिम्टम हमको मायोकार्डियल इंफाक्शन के पेशेंट में नज़र आएगा, मायोकार्डियल इंफाक्शन के पेशेंट में हमको देखने को मिलेगा। लेकिन हम इससे ये क्लिनिकल मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को जो है वो मायोकार्डियल इंफाक्शन का अटैक है, इसके हार्ट मसल्स में समथिंग विल बी रॉन्ग, कुछ तो गलत है, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पा रहा है। और अगर ब्लड नहीं मिलेगा प्रॉपर तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा मायोकार्डियल लेयर में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नेक्रोसिस स्टार्ट होगा, नेक्रोसिस होगा, डेथ होगा। और इससे क्या है कि हार्ट जो है अपना वर्क प्रॉपर कंडीशन में नहीं कर सकता है, और जब हार्ट नहीं वर्क करेगा तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये होगा ही। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MI चेस्ट पेन, MI चेस्ट पेन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो इसमें सीवेरिटी देखेंगे, ड्यूरेशन देखेंगे और रेडिएशन देखेंगे। सीवेरिटी में ये क्या है, मोर देन एंजाइना पेक्टोरिस। अब स्टूडेंट आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एंजाइना पेक्टोरिस है क्या, मैम ने ये क्या वर्ड ले लिया नाम। तो
इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। एंजाइना पेक्टोरिस को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो डालेंगे, आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर देख लेंगे कि एंजाइना पेक्टोरिस है क्या। हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में कंप्लीट डील करेंगे, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ड्यूरेशन भी है मोर देन 15 मिनट्स, 15 मिनट से ज़्यादा, 15 मिनट से ज़्यादा ये परसिस्टेंट चेस्ट पेन रहेगा। 15 मिनट से ज़्यादा अगर हम उस पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन दे देते हैं तब भी ये पेन जो है 15 मिनट तक रिलीव नहीं होगा। फिर रेडिएशन, पेन रेडिएट कैसे करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पेन रेडिएट करेगा नोज, जॉ, शोल्डर, फोर आर्म, देन 4th to 5th फिंगर। कैसे कैसे रेडिएट किया? नोज, फिर कहाँ गया? जॉ के पास, फिर वहाँ से शोल्डर, फिर फोर आर्म, उसके बाद 4th and 5th फिंगर। ये जो है रेडिएशन है, इस टाइप का अगर पेन रेडिएट हो रहा है तो भी एक ये इंडिकेशन है कि उस पेशेंट को अटैक है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का। साइट, MI का साइट क्या है? ये जनरली कॉमन है एंटेरियर वॉल में, एंटेरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटेरियर वॉल पे ये कॉमन है। क्यों? लेफ्ट आर्म में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाने की वजह से। साइट में मोस्ट कॉमन इन एंटेरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्योंकि वहाँ पर क्या हो जा रहा है स्टूडेंट? मैंने बताया अभी, वेरी गुड, उसमें लेफ्ट आर्म में थ्रोम्बोसिस हो जा रहा है थ्रोम्बस की वजह से। नेक्स्ट फिर पोस्टेरियर वॉल ऑफ हार्ट के पोस्टेरियर वॉल में भी ये साइट इस MI का हो सकता है। इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट में भी हो सकता है। ये पोस्टेरियर वॉल ऑफ हार्ट में जो ये साइट हमको देखने को मिलेगा तो राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से। पोस्टेरियर वॉल ऑफ हार्ट हो या इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट में अगर ये MI का साइट नज़र आ रहा है, साइट वहाँ पर पेन हो रहा है, तो वहाँ इट मीन्स कि ब्लॉकेज हो जा रहा है राइट कोरोनरी आर्टरी में। राइट कोरोनरी आर्टरी जैसे ही ब्लॉकेज होगा तो वहाँ MI का कंडीशन क्रिएट होगा। अब है कि हम कैसे कंफर्म होंगे कि उस पेशेंट को सच में MI की ही प्रॉब्लम है, पेशेंट MI से ही सफ़र कर रहा है। कैसे ये हम कंफर्म करेंगे? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करवाएंगे उस पेशेंट का। जैसे ECG उस पेशेंट को बोला जाएगा कि आप ECG करवाओ, ECG वो पेशेंट करवाएगा। उसके बाद कोरोनरी एंजियोग्राफी से भी हम पता कर सकते हैं कि उस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है, हार्ट मसल्स में कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है। कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाएंगे। PET, कोई PET का फुल फॉर्म बताओ? राइट, पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। PET मीन्स पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। फिर हम ESR लैब टेस्टिंग करेंगे। लैब फाइंडिंग में हम ESR देखेंगे, देखेंगे कि ESR का लेवल इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है। तो उसमें भी हमको ESR का जो है लेवल वो इंक्रीजेस मिलेगा। ESR फुल फॉर्म, राइट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। फिर MRI करने को उस पेशेंट को बोलेंगे आप MRI करवाओ। MRI इट मीन्स की मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इससे भी पता लग सकता है कि उस पेशेंट को रियल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। अब जो है यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, वेरी गुड। अब हम आगे देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, ये कैसे कैसे हुआ, इसका कैसे पाथवे है। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स पाथवे, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब पाथवे देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू आर्टियोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस मीन्स हम समझाए थे स्टूडेंट पहले, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी एंड कोरोनरी थ्रोम्बस, कोरोनरी में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाने की वजह से या फिर आर्टरी का हार्डनिंग हो जाने की वजह से क्या क्रिएट होगा मायोकार्डियम में? इस्चीमिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाएगा मायोकार्डियम में।
इस्चीमिया इन मायोकार्डियम, जिससे क्या हो गया कि टिश्यू नेक्रोसिस। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हम लोग देखें कि आर्टियोस्क्लेरोसिस हुआ, आर्टरी का हार्डनिंग हो जाने की वजह से या फिर कोरोनरी में थ्रोम्बस हो जाने की वजह से मायोकार्डियम में इस्चीमिया, ऑक्सीजन सप्लाई कम हुआ, जिसकी वजह से टिश्यू नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हुआ? जैसे ही टिश्यू में नेक्रोसिस स्टार्ट होता है तो अल्टीमेटली एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिलेगा, कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा और रीपोलराइजेशन में भी चेंजिंग आएगा। अगर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस अगर होता है तो उससे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। अगर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है जिससे डिसरिदमिया इट मीन्स कि इरेगुलर पैटर्न हमको देखने को मिलेगा। अगर कंडक्टिविटी रिड्यूस्ड होता है तो उससे क्या है कि वेंट्रिकुलर में डिक्रीज कम होगा, वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो हमको कम देखने को मिलेगा, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से जो है ये क्या था? मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पैथोफिजियोलॉजी। अब हम इसका मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। अगर चेस्ट में परसिस्टेंट पेन है तो उसमें मॉर्फाइन सल्फेट, क्या देते हैं? मॉर्फाइन सल्फेट, और वो भी 5 से 10 mg, 5 से 10 mg मॉर्फाइन सल्फेट प्रोवाइड करते हैं। या फिर उस पेशेंट को वेसोडाइलेटर भी देते हैं। वेसोडाइलेटर में नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये देते हैं। एंजियोलाइटिक ड्रग्स देंगे जिसमें बेंजोडाइजिपाइंस आता है, एंटीकोगुलेंट देंगे, हेपरिन, थ्रोम्बोलाइटिक देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स क्या है? कोई एग्जांपल? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज, वेरी गुड। एंटी डिसरिथमिक भी देंगे, जाइलोकेन। ये क्या था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम पेन मैनेजमेंट करते हैं जो कि मॉर्फाइन सल्फेट प्रोवाइड करेंगे 5 से 10 mg, या फिर वेसोडाइलेटर प्रोवाइड करेंगे जो नाइट्रेट है, बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, या एंजियोलाइटिक ड्रग्स देंगे, बेंजोडाइजिपाइन, एंटीकोगुलेंट देंगे, हिपेरिन, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एंटी डिसरिथमिक, जाइलोकेन। इस तरीके से जो है मैनेजमेंट हम लोग इस ऐसे पेशेंट का करते हैं। इसमें कुछ की पॉइंट मैंने बनाया है। की पॉइंट क्या है? मोरल BN, इसको याद रखना है मैनेजमेंट में। M फॉर मॉनिटरिंग, पेशेंट को मॉनिटर करेंगे। O ऑक्सीजन का लेवल देखेंगे, कितना उसका लेवल है पेशेंट में, कितने क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। क्लॉट साइज रिड्यूस करेंगे R से, एंटीकोगुलेंट देंगे, एग्जाम्पल हिपेरिन। लो फैट यानी कोलेस्ट्रॉल डाइट को कम करेंगे, बेड रेस्ट देंगे, और बीटा ब्लॉकर्स भी हम उस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नाइट्रोग्लिसरीन ये भी देंगे। इस तरीके से मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाले पेशेंट ठीक नहीं होता है तो फिर हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए भी सजेस्ट करते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में डॉक्टर CABG कहने के लिए बोलते हैं या फिर PTCA, ऐसा। तो CABG क्या है? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। PTCA परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। क्या है ये स्टूडेंट? फुल फॉर्म? वेरी गुड। परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी
Repeat student, angioplasty, right. PTCA, percutaneous transluminal coronary angioplasty, ये सर्जिकल मैनेजमेंट। तो अगर इसमें क्या है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी हमें नज़र आते हैं। घर में ही अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ भी हो जाता है घर में, नॉर्मल प्रॉब्लम भी, तो उसमें क्या होता है, कुछ तो कॉम्प्लिकेशन होता है ना, कुछ तो इशू होता है ना, मन में आता ना, पता नहीं ये कैसे सॉर्ट आउट होगा, या उससे आने वाला कुछ दूसरा प्रॉब्लम भी तो क्रिएट हो सकता है। ऐसा मन में फ्यूचर प्रॉब्लम भी होने लगता है, एक प्रॉब्लम से बहुत सारे प्रॉब्लम का आ जाना। तो ऐसे यहाँ है, अगर कोई पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ तो कॉम्प्लिकेशन भी होगा, उसको हो सकता है, क्योंकि उसको पेरिकार्डाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस। कोई बताएगा ये होता क्या है? जहाँ आइटिस वर्ड लगा हुआ है वो टर्म जो है इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है। तो पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम, मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम, एंडोकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोकार्डियम। हार्ट फेल्योर भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में, हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन मायोकार्डियम इंफार्क्शन वाले पेशेंट में होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डाइटरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट, इसके क्या क्या डाइटरी मैनेजमेंट, फर्स्ट कि हम कैफ़ीन इंटेक करने से उसको अवॉइड करेंगे, बोलेंगे कैफ़ीन नहीं लेना है। सोडियम डाइट कम लेने बोलेंगे, अल्कोहल यूज़ बिल्कुल बोलेंगे नहीं करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल डाइट जो है, जो फैट डाइट है, उसको कम करने। क्यों बोलेंगे फैटी डाइट को कम करने? क्योंकि वो जो है आर्टरी के बीच में प्लेक का फॉर्मेशन करने लगता है, और यही प्लेक जो है ब्लॉकेज कर देता है, जिससे ब्लड का जो है पास नहीं हो पाएगा, हार्ट मसल्स के पास नहीं पहुंचेगा। तो फिर वही प्रॉब्लम होगा ना कि नेक्रोसिस डेवलप होगा। नेक्रोसिस डेवलप होगा तो फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। इसमें मैनेजमेंट भी बहुत, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा इसका? नर्सिंग मैनेजमेंट में है कि सबसे पहले हम एसेस करेंगे पेन, लोकेशन, सिविरिटी, इंटेंसिटी, ऑनसेट एंड रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। फिर डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो भी अगर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है उसको फॉलो अप करेंगे। क्वाइट काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा, उस पेशेंट को जो है कंफर्ट मेजर्स देना होगा जिससे कि उसके एंजाइटी कम हो। अगर कोई भी डिजीज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो घर में टेंशन बढ़ जाता है। आपके ही अगर एग्ज़ाम में रिजल्ट आने डिक्लेयर होने वाला रहता है तो इतने सारे टेंशन बढ़ जाते हैं। ज़रा सोचो, इस पेशेंट को तो डिजीज़ है, उस तो यही सोच के घबरा जाएगा अब हम बचेंगे ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, उसको ना क्वाइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या होगा, पेशेंट का एंजाइटी रिड्यूस होगा। फिर हम लोग जो है ऑक्सीजन अगर ज़रूरत होगा तो वो हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे। मेडिकेशन में जो भी चीज़ अगर इंस्ट्रक्ट किया गया है वो सारे मेडिसिन जो है ऑन टाइम प्रोवाइड करेंगे, उनको बोलेंगे, बताएंगे कि आप टाइम से लो, जिससे कि उनके प्रॉब्लम को ईजी वे में सॉर्ट आउट किया जा सके। मायोकार्डियल इंफार्क्शन टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को या किसी को भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो इस बीच में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट करके हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यू ऑल आर मोस्टली वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। अगर हमारा वीडियो सच में पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। कीप वॉचिंग, वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।